तारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है, होना है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी है। पेशेंस एंड सैक्रिफाइस इज द की। एब्सोल्युटली। दो आदमी रोल के लिए जा रहे हैं, तो वो जो एक्टर को मिला है वो खुश हो जाएगा। वो आपको देख के मुस्कुराएगा, है बेटा देखा मेरे को मिल गया, तेरे को नहीं मिला। काफी लेजेंडरी एक्टर्स के साथ में काम किया है सर। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप बताना चाहेंगे? जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर इरफान खान के साथ मैंने काम किया। बहुत जल्दी चले गए वो, लेकिन वो भी एक कमाली एक्टर। किस तरीके की स्ट्रगलिंग रही है ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी? इट्स अ स्ट्रगल, इट्स उस स्ट्रगल को आप स्ट्रगल मत समझो, उसको एक्सपीरियंस समझो। सबसे ज्यादा दिल के करीब किरदार जो निभाया है वो कौन सा? ऑनेस्टली बोलो, कलाकार जिस दिन उसको लगा कि हाँ मैंने कर लिया तो खत्म। पीछे मुड़ के देखते हैं कि इतना मैंने जो सब चीज़ अचीव करी है, तो कैसा फील होता है सर उसको देख के? सबसे पहली बात तो बॉस, मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। साउथ का जो सिनेमा, जो पूरी मूवीज़ जो वहाँ बन रही हैं, बोले वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पे फोकस करते हैं। मतलब मैंने भी की है एक दो साउथ की फिल्में, ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि हम जैसे लोगों को नहीं मिलती साउथ की फिल्म। अपने रोज की उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल आपको कौन सा लगा? एवरी रोल इज अ चैलेंज बॉस। फेमस आपके कुछ डायलॉग्स या कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे? रणभूमि में शत्रुओं का वध करके अपने लहू से अपने माथे पर तिलक करना तो हमारे पुरखों की परंपरा है। भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि एक सच्चा मराठा मैदानी जंग से मर कर हटा या मार कर शत्रुओं को कभी अपनी पीठ नहीं दिखाता। लेजेंडरीज एक्टर्स और न्यू कमर्स को मिक्स करके वो डायरेक्टर बनाए। अरे यार हाँ, ये सब पुराने एक्टर्स को देख के लोग खुश होते हैं। बिजनेस आप करते तो किस वेंचर में जाना पसंद करते, क्या करना पसंद करते? यार बिजनेस करना, हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग को नहीं आता बिजनेस करना। बहुत जल्दी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर पाते काफ़ी लोग। अब दुनिया में आए तो जीना तो पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। और आज के ये जो एपिसोड है ये बहुत ही लेजेंडरी एपिसोड है, क्योंकि इसके जो गेस्ट हैं वो अपने आप में एक बहुत लेजेंडरी एक्टर रहे हैं बॉलीवुड में। और उनकी जो मूवीज़, उनके सीरियल्स, उनकी जो अदाकारी रही है, पूरे इस इतने सालों का जो सफ़र रहा है उनका, वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उनके साथ में। सो प्लीज़ वेलकम नन अदर देन शाहबाज खान सर, ओनली ऑन जस्ट बात। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे सुनने वालों को, ऑडियंस को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और कोणार्क, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। और शायद मैं तुमको बताऊं कि दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया था, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही लॉन्च हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए हैं और हमारी इस इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया, और आज आपके साथ में ये पहला आपका लेजेंडरी पॉडकास्ट एपिसोड शूट हो रहा है Yes. जयपुर में हमारे स्टूडियो में। फैंटास्टिक, मज़ा आ रहा है जी। कैसे हैं सर आप? कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, एवरी डे कुछ ना कुछ नया होता रहता है, एंड नया सीखते रहते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। इतने सालों में हमने तो सफ़र हुआ है, इतने सालों का सफ़र है, हमने तो यही देखा है कि ज़िंदगी रोज़ एक पासा फेंकती है और रोज़ आपको खेल सीखना पड़ता है। हमने बचपन से आपको बड़ी पर्दे के ऊपर में जो देखा है, मूवीज़ में, सीरियल्स में, और आज आपको हमारे सामने हम इतने क्लोजली, जो आपसे अभी ऑफ द कैमरा भी डिस्कशन हो रहा था, सो मैंने एक चीज़ महसूस करी है, दैट पर्सनालिटी जो ऑन स्क्रीन आपकी दिखती है और जो ऑफ स्क्रीन आप हैं, उसमें बहुत एक मेरे को मेजर चेंज दिखा। इतने हम्बल, इतने तरीके से आपने बात करी, मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं इतने लेजेंडरी एक्टर के साथ में बैठ के इतना कंफर्टली मैं बात कर पाऊँगा कभी। बट थैंक्स टू यू कि आपने ये चीज़ नहीं, मतलब क्या मौका होता है ना कोणार्क, हम लोग तो किरदार अदा करते हैं,
और रोल्स का, और होता यूँ है कि पीपल स्टार्ट टेकिंग अस फॉर आवर इमेज कि ये विलन है, ये है। तो अब हमेशा हर इंसान की शक्ल स्माइलिंग तो नहीं होती ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो हम आपके जैसे सॉफ्ट लुकिंग, जिनका चेहरे पे मुस्कुराहट है, और हम लोगों का फेस, बिकॉज वी विलन रोल्स हम लोग करते हैं, उसका रीज़न ये है मिलने का कि हमारे फेसेस जो है हार्ड हैं और ज़रा टफ हैं। तो मुस्कुराते नहीं तो लोग बोलते हैं अरे यार ये मुस्कुरा नहीं रहा है यार, ये पता नहीं इसका कैसा होगा मिजाज, ये कुछ हंसता बोलता होगा कि नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि एक्टर्स बेसिकली बहुत जेंटल होते हैं, बहुत कम एक्टर्स, ऐसे नहीं एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बहुत कम एक्टर्स ऐसे, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं 85% ऑफ एक्टर्स 80% ऑफ एक्टर्स आर वेरी सिंपल नाइस ह्यूमन बीइंग। क्योंकि एक्टिंग जो क्राफ्ट है उसका सबसे पहला जो लेसन ये है कि एन एक्टर हैज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे किरदार नहीं प्ले कर सकते हो, वो एक चक्कर है। तो इसलिए सभी देखेंगे आप मोस्टली, हाँ ये ज़रूर है कि एक्टर की जो कौम होती है बहुत इनसिक्योर होती है, और उनका एक डार्क साइड भी है एक्टर्स का। मैं आज आपको एक राज बताता हूँ कि एक्टर्स जो होते हैं वो जब कॉम्पिटिटिव बहुत है स्पिरिट अंदर, तो एक रोल के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और किसी और को हमको वो रोल मिल जाए और दूसरे एक्टर को नहीं मिले तो अंदर से खुशी भी होती है एक्टर्स को। ऐसा नहीं है कि एक्टर सब अच्छे ही अच्छे, डार्क साइड तो सभी के होते हैं। तो एक्टर्स जो कॉम है वो बहुत ही सेल्फिश होती है। वो ये चाहती है कि हर रोल मैं कर लूँ, हर किरदार मैं कर लूँ। इसीलिए आप देखोगे कि आजकल हीरोज जो हैं वो विलन भी बनना चाहते हैं और वो भी करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक क्या बोलते हैं गैमेट ऑफ इमोशंस होता है एक एक्टर के अंदर, अच्छाइयाँ भी है बुराइयाँ भी, लेकिन बेसिकली बर्ताव में आपके व्यवहार में सॉफ्ट ही होते हैं एक्टर्स ज़्यादातर। बिल्कुल सर। सर आपका सफ़र एक हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर जो आज की डेट में मेट्रो बन गया है, इंदौर से शुरू होता है और मुंबई तक पहुंचा। उसका सफ़र कैसा रहा, कैसे वो जर्नी आपने पूरी कैलकुलेट करी है? बिकॉज इंदौर एंड मुंबई बहुत डाइवर्सिफाइड सिटीज़ हैं। नहीं, अब तो इंदौर को छोटा मुंबई कहने लगे, अब तो बहुत चेंज हो गया है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं हर तरफ जो डेवलपमेंट हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरफ जो हुआ है, उसकी वजह से इंदौर को मुंबई, छोटा मुंबई कहा गया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसा तो है नहीं कि इंदौर अब छोटा रहा। और मेरा सफ़र इंदौर से तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। इंदौर से जो मेरा ताल्लुक़ था, जब मेरे फादर उस्ताद अमीर खान साहब की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी 1973 में। डेथ कलकत्ता में हुई थी एक्सीडेंट, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग इंदौर, मम्मी गई नहीं, फिर हम लोग ज़्यादातर मुंबई रहे या नागपुर रहे या तो इंदौर से मेरा सफ़र जो हुआ शुरू, तो जब मेरे फादर की डेथ हुई तो इंदौर से मेरा कनेक्शन ख़त्म हुआ था। अब जाके फिर कनेक्शन हुआ है, मतलब कुछ 20-25 सालों से। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे साल में एक बार और विजिट करता हूँ, वो एक कनेक्शन है इंदौर का। बट बेसिकली है तो इंदौर ही। बिल्कुल। इंदौर का सर क्या पसंद है आपको? अरे इंदौर का खाना तो कमाल है, मतलब फेमस है वो तो, खैर बहुत कमाल का खाना है वहाँ पे। वेजिटेरियन फूड भी बहुत वैरायटीज़ आपको मिलेंगी वहाँ पे। और इंदौर बहुत, एक तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है और कल्चरली बहुत इंक्लाइंड है। वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक के शोज़ होते हैं, मतलब सिर्फ सिनेमा नहीं है वहाँ पे, वहाँ क्लासिकल डांसेस होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं। तो इंदौर इज़ एक बहुत ही रिच सिटी है। एक सर इंदौरी पोहा बहुत फेमस है, हम लोग यहाँ पे जयपुर में भी काफ़ी जगह अब ओपन हो गया है। हाँ तो वो इट्स लाइक वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट स्नैक्स यहाँ पे भी, कि सब लोग पसंद करते हैं। इंदौर में तो वो जगह है, क्या नाम है उसका,
अच्छा, एक तो छप्पन भोग है, एक कोई जगह है उसका नाम सराफा मार्केट, सराफा। वो तो कमाल ही है, वो तो अजीब अजीब चीज़ें वहाँ मिलती हैं जो कभी देखी भी नहीं आपने, और इतनी टेस्टी होती हैं। तो इंदौर का खाना तो कमाल ही है। सर, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपका जो नेम पहले हैदर खान से जो अब शाबाश खान। शाहबाज खान जो हुआ, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक? एक्चुअली मेरा नाम तो हैदर ही था, हम्म। और मैं रोल कर रहा था टीपू सुल्तान में हैदर अली का। हम्म। तो हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मिस्टर संजय खान, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, हम्म। ये नाम उन्होंने दिया। शाहबाज जो नाम है वो दिया हुआ है संजय खान साहब का, हम्म। क्योंकि उनका नाम शाह अब्बास है, शाह अब्बास, उनका ओके। नाम। तो उन्होंने मिक्स करके शाहबाज बोले, अब तुम शाहबाज कर लो। हाँ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि बहुत हैदर हैदर अली का तो वो चाह रहे थे कि कोई डिफरेंट नाम हो। हम्म। उन्होंने कहा शाहबाज खान नाम रख लो। तो फिर मुझे भी नाम अच्छा लगा। वे बहुत सारे नाम सोच रहे थे, विशाल सोच रहा था मैं, फिर फरहाद सोच रहा था, फिर और भी बहुत सारे नाम आते हैं ना, जब वो ऐसे इंसान जब आता है तो स्क्रीन नेम्स के लिए बहुत सारे नाम, लेकिन शाहबाज नाम मुझे बहुत पसंद आया, एंड देन उसको रिटेन कर लिया मैंने। सर, अगर एक्टर बनने का प्लान नहीं होता, तो उसके अलावा आपने कभी थॉट दिया था कि अगर मैं एक्टर नहीं बना तो ये नेक्स्ट एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ? ऐसा भैया, एक्टर तो मैं बाय डिफॉल्ट बन गया। जी। वैसे तो मैं होटल में इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड था। मैं जॉब भी करता था होटल में व्हेन आई वाज यंग, हम्म। हम्म। 19-20 साल का था। तो जॉब भी करता था होटल में, तो ऐसा तो नहीं था कि मैं एक्टर। फिर मैं सिंगर बनना चाहता था, क्योंकि मेरा जो लीनियज है वो सिंगिंग इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री क्लासिकल में, हाँ, इंडस्ट्री। क्लासिकल सिंगर बनना चाहता था। लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि क्योंकि तुम आप बाबा का फादर का नाम इतना बड़ा है हम्म। कि अब तुम गाओगे, या तो अच्छा गाओगे या नहीं गाओगे। अगर नहीं गाए तो उनका नाम खराब होगा, इसलिए उससे दूर रहो। तो उन्होंने मुझे हटा दिया बचपन से ही म्यूजिक से। तो फिर फिर इत्तेफाकन ये हुआ कि एक्टिंग थोड़ी सी लंबे चौड़े थे और ज़रा ठीक ठाक टाइप शक्ल थी। ठीक है ना शक्ल? ठीक ठाक नहीं सर, बहुत ही अमेजिंग। और पर्सनालिटी तो हम देख चुके हैं अभी एंट्री में बस आपकी। यही थोड़ा सा था कि चलो एक्टर बने। और उस ज़माने में भी, आज तो नहीं, उस ज़माने में भी सबको हर जो भी बड़ा होता है उसको ऐसा लगता है कि यार मैं एक्टर बन जाऊँ। क्योंकि उस ज़माने में हम लोग फिल्में देखते थे। अब तो खैर आप लोगों को वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल अब सब तो कुछ आ वो गया, हाँ। पीरियड ही नहीं रहा, अब वो हाँ। दौर ही नहीं रहा। हम्म। आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। जो हमारे जनरेशन ने जो कुछ देखा है ना, मतलब 70s से वो सिनेमा का दौर, वो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े पोस्टर्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, और झगड़े मारा मारी टिकट के लिए, और वो फिल्म देख के निकल के जो सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एंटरटेनमेंट होता था उस जमाने में फिल्मों में। कब तक वो पूरा हमने देखा। और आर्ट हाउस सिनेमा भी चल रहा था साइड में, लेकिन ये फिल्में जो एंटरटेनिंग फिल्में थी, ये जैसे ये 90s तक, 90s तक बिल्कुल। 2000 में भी, अर्ली 2000 तक भी फेज अर्ली अच्छा था, 2000 हाँ। तक भी फेज अच्छा था। लेकिन उसके बाद फिल्मों से एंटरटेनमेंट धीरे धीरे निकलने लगा। फिर वो कमर्शलाइजेशन। टॉपिकल फिल्में बनने लगी कि भाई ये इसका जूता फट गया तो उसके ऊपर फिल्म बना लो। मतलब वो हो गया, एक टॉपिकल फिल्में बनने लगी। इन फिल्मों से जो एंटरटेनमेंट था, जैसे हम फिल्में उस जमाने में देख के निकलते थे, या विनोद खन्ना की या फिरोज खान की, गाने वाने, ये कॉमेडी फाइट, सब कुछ एक फिल्म में, सब कुछ ऐसा बाहर निकलते थे तो पूरा उस जोन में ही निकलते थे हम लोग, बिल्कुल। और हर इंसान को होता था कि मैं भी एक्टर बन जाऊं। वो एक गाना भी था अमित जी का, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं। वो उस तरह की फीलिंग आती थी। तो मैंने और फिर मेरे एक दोस्त पहले चले गए थे बॉम्बे, नागपुर से, नवाब, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, आज भी है। वो चला गया, उसने मुझे लेटर लिखा। मैं जब नागपुर में था, उसने बोला कि दोस्त तेरी जगह बॉम्बे है, वहाँ से निकला।
तो मैं उसके बोलने पे बॉम्बे चला गया। मैं बनना चाहता था सिंगर, सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहा था, तो इत्तेफाकन एक्टिंग का आ गया। एक्टिंग करते करते मज़ा आने लगा और फिर पॉपुलर हो गए। फिर उसके बाद शुरू हो गई कहानी। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हम ये फील कर रहे हैं दैट जो आप जितने भी जैसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं, जब हम लोग उनसे मिलते हैं, आप लोगों को देखा है शुरू से ऑन द स्क्रीन, बट आज के जो एक्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मेनलीनेस जो होती है, मैन हाँ हाँ मैचो, हाँ हाँ वो हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ना अभी हमको ऑन स्क्रीन नहीं दिखती। ठीक नहीं, है, दे हैव बिल्ट देयर ओन बॉडीज और हाँ वो हाँ सारी हाँ चीज़ें, बट जैसे अभी कुछ टाइम पहले सनी बाजी ने एक इंटरव्यू में बोला था हाँ हाँ कि बोले मेल हेयर्स हट गए हैं हाँ, ओवर द चेस्ट। तो बोले वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई मैं किसी इंसान को विदाउट हेयर देखता हूँ तो मुझे वो लड़की लगता है। और मतलब आज के डेट में एवरीबडी इज गोइंग मतलब बॉडी बनाना ये सारी चीज़, बट जो हाँ पुराने एक्टर्स रहे हैं उसमें एक मेल डोमिनेंस रहे। हाँ हाँ, उस जमाने में था। अजय अक्षय तक थे, थे बिल्कुल। फिर उसके बाद सलमान भी हुए हाँ, कुछ हद तक, लेकिन फिर उसके बाद जो है सॉफ्टर सॉफ्ट हीरोज आ गए। सॉफ्ट हीरोज। तो मेरा नहीं चलने का रीज़न मैं सबसे बड़ा ये भी मानता हूँ, एज अ हीरो जो मैं हीरो बन के आया था ना, मैं 4-5 फिल्में मेरी हीरो में आई जो फ्लॉप हो गई। तो टेलीविज़न करने के बाद, टीपू सुल्तान करने के बाद, राइट। तो उसमें वो दौर आ गया था कि जब लोगों को जो लंबे चौड़े हीरो नहीं चाहिए थे, लोगों को ज़रा सॉफ्टर लुक चाहिए थे जैसे, और जो सॉफ्ट आ गए थे लोग, सॉफ्ट लुकिंग। तो फिर इसलिए उन्होंने पकड़ के मुझे विलन बना दिया। बोले लंबा चौड़ा घोड़ा चलाता है, इसको बना दो विलन। तो ऐसा था। ये फेजेस हैं सब सिनेमा के, पीरियड्स, सब टाइम। वही मैंने कहा ना कि हमारा जो जनरेशन है वो बहुत फॉर्चुनेट जनरेशन है। हमने इतने सारे चेंजेस देखे हैं ज़िंदगी में कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमने मोबाइल फ़ोन आया वो देखा, हम एक लैंडलाइन होती थी मोहल्ले में, हाँ, स्कूटर किसी एक होता था। एक घर में होता था फ़ोन, हम लोग भाग भाग के इधर उधर, यू नो। और गाड़ियाँ कोई नहीं थी, 2 गाड़ी, एक एम्बेसडर और एक फिएट होती थी। वहाँ से बढ़ते 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 लैंड ही लैंड होता था। इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, कुछ नहीं था सारा। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हुए देखा, मोबाइल फ़ोन देखा, गाड़ियाँ देखी, टेक्नोलॉजी देखी, सब कुछ देखा। और फिल्म का भी इतना बड़ा दौर देखा हमने। ये पुराने एक्टर्स से लेके पूरा नए एक्टर्स तक अब तक देख रहे हैं हम लोग। तो दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ फॉर्चुनेट जनरेशन। ये हमने बहुत कुछ देख लिया, आप लोग इतना नहीं देख पाए। आप लोग अभी से देख रहे हो, जो सब बना बनाया आपको सब पका पकाया मिला है। बिल्कुल। हम लोगों को तो हमने पकता हुआ देखा सब कुछ। सर स्ट्रगल्स की बात करना चाहूँगा मैं। जी। करियर में हर किसी के स्ट्रगल्स रहती है। सो आपकी किस तरीके की स्ट्रगलिंग रही है ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, बिकॉज वो जो आज के न्यू कमर्स हैं जो आपको देखते हैं, जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, उनके लिए दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि किस तरीके से चीज़ें आपने चेंज करी हैं। भैया देखो, स्ट्रगल का ऐसा है कि मैं तो आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 7, 7 साल का था जब, और कोई भाई बहन नहीं, कुछ नहीं, मम्मी और मैं। तो मैंने तो इतनी स्ट्रगल बहुत लाइफ में देखी है, और जॉब्स करना, ये करना वो करना, बिकॉज फादर डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। तो हम लोगों की तो प्रॉपर्टी सब ने जिधर समझ में आया रख ली, रिश्तेदारों ने। ऐसा मैंने तो बचपन से बहुत स्ट्रगल देखी, और कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लोग, वो सब देखा। और फिर फिल्मों में आए, और फिल्मों में आने के बाद वो एक अलग स्ट्रगल होती है। लेकिन मैं, क्या है ना कोणार्क, मैं अपनी स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मैंने खाना नहीं मिला मुझे, मैं फुटपाथ पे सोया या ऐसा कुछ। मेरे साथ हुआ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर हुआ भी होता तो मैं नहीं बात करता हूँ उसके बारे में। स्ट्रगल जो है वो आपकी प्रोग्रेस का हिस्सा है। उस स्ट्रगल को आप स्ट्रगल मत समझो, उसको एक्सपीरियंस समझो, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो। तो मैंने हमेशा अपनी स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं समझा, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही समझा है। तो मुझे, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई स्ट्रगल्स। ये आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोली है, बिकॉज आज की जो जनरेशन है सर,
वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के अंदर में ही घूम रही हाँ है ना। उनके लिए छोटी सी चीज़ अगर कोई चेंज होती है तो उसमें वो इतना ज़्यादा एक बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर में। और आपकी जनरेशन और आपके इस पूरे जर्नी में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने सामने देखी हैं होते हुए, एंड यू जस्ट वॉज लाइक कि ठीक है अगर ये हो रहा है इसको एक्सेप्ट करो एज अ चेंज एंड मूव ऑन। यही वो ना जिंदगी, मैंने कहा ना, बहुत चैलेंजेस थ्रो करती है। आजकल के मैंने देखा यूथ, यू नो, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़े कमज़ोर दिल के हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोगों ने इतने साल गुजारे हैं। जिंदगी जंग है। इट इज़ अ व्हाट यू से, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ वॉर विच यू हैव टू फाइट एवरी डे। और उसमें अब दुनिया में आए तो जीना तो पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। वो करना चाहिए। और मैं यंगस्टर्स को खासतौर से मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा है बुरा है जो भी है लाइफ में, सक्सेस है फेलियर है, जो कुछ भी है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उससे आप मायूस मत हो, इरादे मत बदलो, करते रहो, कभी ना कभी हो जाएगा। बहुत लोगों का नहीं भी होता है, लेकिन उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को वो कर देना, ये कर देना, वो जो विच इज़ वेरी स्टूपिड। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि सबसे बड़ा गुनाह, पाप कौन सा है मालूम है इस्लाम में? अपनी जान देना, सुसाइड, वो सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब इफ यू हैव कम टू दिस वर्ल्ड, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप करो, बर्दाश्त करो, स्ट्रगल करो, सब करो, लेकिन जिंदगी जब तक खुदा ने ऊपर वाले ने दी है आप जियो, और फिर जाओ भाई खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच बोल के निकल जाओ, वो बात है। लेकिन कभी अपने हाथ से अपनी जिंदगी को नहीं लेना चाहिए। पेशेंस एंड सैक्रिफाइस इज द की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग एक्टर बनने के लिए मुंबई पहुंच जाते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग। सबको ऐसा लगता है कि यार अपन तो स्टार बन जाएंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे। नहीं नहीं भाई, शाहरुख खान बनना इतना कोई आसान नहीं है भाई। बिल्कुल बहुत उसने भी पापड़ बेले हैं भाई। बिल्कुल। और यू नो ये सब, या अमिताभ बच्चन बनना इतना कोई, एक तो आपके पास उतना टैलेंट होना चाहिए, और अगर आपके उतना टैलेंट है तो आपको अपनी बहुत बहुत डिफिकल्ट है आपको आपकी जो रिजेक्शन फेस करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। कि अगर रिजेक्शन हो जाता है तो वो जो जिस सामने वाले एक्टर को मिला है, मैं बता रहा था ना आपको, वो जो जैसे अब दो दो आदमी रोल के लिए जा रहे हैं कंपटीशन, तो वो जो एक्टर को मिला है वो खुश हो जाएगा। वो आपको देख के मुस्कुराएगा, यार बेटा देखा मेरे को मिल गया तेरे को नहीं मिला। वो एक्टर का टेंडेंसी होती है, वो खुश होते हैं दूसरे वालों को, वो ये नहीं स्पोर्टिंगली नहीं लेते, समझे ना। लेकिन जो रिजेक्टेड एक्टर है उसको वो करना चाहिए, अरे ठीक है यार, चला गया चला गया, यू नो, आ जाएगा कुछ और आएगा उससे अच्छा आएगा। यू नो, व्हेनेवर गॉड टेक्स अवे समथिंग ही गिव्स समथिंग बेटर। काफ़ी मूवीज़ करी आपने और काफ़ी लेजेंडरी एक्टर्स के साथ में काम किया है सर। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप बताना चाहेंगे, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स किसी के साथ में जो आप कभी नहीं भूलते कि हाँ ये तो बहुत ही अमेजिंग। हाँ भैया, मैंने तो सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया है। बिल्कुल अमित जी के साथ काम किया है, दिलीप साहब के साथ काम किया है मैंने। बिल्कुल। दिलीप साहब तो हम लोगों के लिए मतलब वो खुदा है एक्टिंग के। मतलब उन्होंने ही बिल्कुल तो सिखाया सबको एक्टिंग करना। मतलब उनसे पहले जबान कुछ और थी, उनके आने के बाद नेचुरल बोलना लोगों ने शुरू किया। आप लोग तो नहीं जानते होगे ये बात, लेकिन हम लोगों ने देखा है। जी। मैंने कहा ना, हम लोग देख चुके हैं सब। तो दिलीप साहब से मैं मिला भी था एक बार। वो मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊंगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर। बिल्कुल सर। मैं मुझे जो उस वक्त मेरे सेक्रेटरी थे हरी सिंह, उन्होंने कहा कि भाई आप आए हो, नया नया था मैं, टीपू सुल्तान करके बॉम्बे गया। तो उन्होंने कहा कि आप आए हो, किससे मिलना चाहोगे एक्टर से। तो मैंने कहा कि भैया मुझे दिलीप कुमार से मिला दो यार प्लीज़। तो वो मुझे ले गए दिलीप साहब से मिलने के लिए। वो जब आए तो एक अलग ही वो थे वो लोग। ये लोग कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये लोग पैदा हुए, ऐसा लगता है वो ऊपर से उतरे हैं।
ये हो गए, अमित जी हो गए, ये लोग युग पुरुष लोग हैं। ये लोग ऐसे नहीं है कि नॉर्मल नहीं है, यू नो, इनमें खुदा ने कुछ डाला हुआ है प्रताप। बिल्कुल। तो दिलीप साहब से मैंने मिलके सबसे पहले मेरे फादर को पहचानते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक अच्छा एक्टर बनने के लिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने 3 बातें मुझे बताई। उन्होंने सबसे पहले बोला कि जब तुम सेट पे जाओ तो अपने आप को एक मिट्टी की तरह, क्ले होता ना, क्ले बना के डायरेक्टर के हाथ में दे दो, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है लिखने में, इसमें उसमें, उसको मालूम है तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, वो जैसा वो बोलेगा आप करो, अपनी मत लगाओ, इम्प्रोवाइज करो, उसको बेटर करो, लेकिन बेस वो पकड़ो। राइट। सेकंड चीज उन्होंने बोली कि आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव लोगों को रखो, आपके फ्रेंड सर्कल, आप किससे मिल रहे हो, ऐसे लोगों से मिलो जिनसे आप कुछ सीखो, यू नो। टाइम पास कर दोस्ती है वो सब मत करो, यू नो, सीरियसनेस है, एक्टर कोई ऐसा मजाक प्रोफेशन नहीं है, तो अच्छे लोगों को अपने पास रखो, कीप गुड कंपनी। और तीसरी बात उन्होंने रखी कि हर एक्टर को स्पिरिचुअल होना चाहिए अंदर से, उसका जो कनेक्शन है उसके साथ, वो चाहे भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, जो भी हो, क्राइस्ट हो, जो भी हो, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहना चाहिए। ये 3 चीजें उन्होंने मुझे बताई, जो मैं समझता हूँ, आई थिंक इतने बड़े बड़े मेथड्स हैं, इतने बड़े बड़े एक्टिंग के मेथड्स हैं, बड़े बड़े मेथड्स हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो 3 मेथड इन्होंने बताए मुझे दिलीप साहब ने फिल्म एक्टिंग के लिए, वो कमाली थे। फिर उनके साथ काम किया एक फिल्म में, फिर अमित जी के साथ मैंने काम किए 2 फिल्मों में, फिर संजू के साथ, सलमान के साथ, आमिर के साथ भी एक फिल्म की मैंने, मंगल पांडे, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ लेकिन की। फिर सलमान तो इज़ अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, मतलब वो तो एक वो भी एक अलग चीज़ है, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई फरिश्ता है, you know, he's so nice, he's a very nice host and very thoughtful man, very thoughtful man। उन्होंने जितना लोगों के लिए किया है, जितनी मदद करते हैं वो और उनके फादर साहब, और वो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी कर पाएगा, आंख बंद करके मदद करते हैं वो है। उनके साथ किया, शाहरुख के साथ मैंने काम नहीं किया अब, और भी काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, सबके साथ। एक सनी पाजी के साथ मैंने काफ़ी काम किया। बिल्कुल। वो सनी पाजी के साथ एक फनी इंसिडेंट, एक वो सीन था जिसमें सनी पाजी को मुझे पोल पे, बिग ब्रदर एक फिल्म आई थी, उसमें पोल पे बांध के मुझे हॉकी से मारने वाला, धाड़ धाड़ सनी पाजी को मार रहा हूँ, वो सीन में करने में इतना मुझे वो खराब लगा। मतलब सनी पाजी को इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, वेरी सिंपल, वेरी जेंटल, शाय ह्यूमन बीइंग, और बहुत अच्छे जेन्युइन इंसान। तो वो सीन मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ था मुझे करने के लिए, जिसमें वो मारता हूँ उनको मैं पोल पे बांध के, और वो चुपचाप, सनी डियोल चुपचाप मार खा रहा है। तो वो ऐसे भी इंसिडेंट्स काफ़ी होते हैं। और सीनियर एक्टर्स तो काफ़ी कैरेक्टर एक्टर्स के साथ बहुत काम किया है, जैसे रजा भाई है, किरण कुमार है, इनके सबके साथ तो बहुत काम किया मैंने। और इरफान खान के साथ मैंने काम किया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारा एक सीरियल आता था द ग्रेट मराठा, उसमें मैं महाजी शिंदे बना था, हीरो था, और वो कुछ इरफान साहब बने थे, कुछ विलन थे, वो मेन विलन थे। तो इरफान के साथ मैंने काम किया है और बहुत मज़ा आया। बहुत जल्दी चले गए वो, लेकिन वो भी एक कमाली एक्टर, अमेजिंग कमाली एक्टर था। उस वक्त मुझे याद है इरफान के बारे में संजय खान साहब बोलते थे कि हम लोग का, संजय खान साहब और मैं काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि मैं तो उन्हीं ने लॉन्च किया था, हालांकि मेरे बहुत सीनियर थे।
तो इरफान को देख के उस टाइम में बोलते थे, जब इरफान कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो उसी वक्त बोलते थे कि दिस बॉय हैज गॉट इंटरनेशनल अपील। और आगे देखो, आगे चल के वो इंटरनेशनली भी बिल्कुल कितना फेमस पहुंचे हैं, बिल्कुल। ग्रेट एक्टर। बस खुदा उसको जहाँ भी है वहाँ खुश बिल्कुल रखे। बिल्कुल। सर जब ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ में आप काम करते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ कोर्स। अरे हाँ भाई, बहुत घबराहट होती है बड़े एक्टर्स के सामने काम करने के लिए, कोई आसान नहीं होता है। अभी जैसे आपके सीन में कोई भाई या शाहरुख खान आ जाए या अमिताभ बच्चन जी आ जाए, आप घबरा जाते हो। एक्टर का पूरा वो डायलॉग वायलॉग सब भूल जाता है इंसान, क्योंकि देखा है ना उनको देखा है एक्टिंग करते हुए, उनको आइडलाइज किया है। वो सडनली आपके सामने आ गए और आप उनके साथ सीन कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा ना, एक्टर्स जेंटल होते हैं। वो जो सीनियर एक्टर्स हैं वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। जैसे हम भी कभी काम करते हैं तो वो जो हमारे से जो जूनियर है वो बोलते हैं, अरे सर आप तो, हम लोग कैसे हो रहा होगा, तो हम बोलते बेटा रिलैक्स करो, कुछ नहीं, फिर गले में हाथ डाल के बात करके उनको कंफर्ट जोन में लेके जाके फिर करना पड़ता है। वो पहले सीनियर्स भी ऐसे करते थे, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं अपने जूनियर्स के साथ। ऑलमोस्ट आपने जितने भी मोस्टली जो विलन रोल्स निभाए हैं, जो किरदार निभाया है, उसमें कोई क्रिटिज्म मिला है आपको कभी किसी पर्टिकुलर एक रोल के लिए? या नहीं, मुझे तो काफी क्रिटिसिज्म यानी इन द सेंस, आप बोल रहे हैं कि विलन रोल क्यों किया ऐसा? विलन रोल भी क्यों किया? कई बार कोई एक पर्टिकुलर सर कैरेक्टर नहीं होता जो लोगों को ऐसा लग जाता है, हर्ट हो जाता है कि भाई ये क्यों करा आपने? हाँ, अरे बहुत, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मुझे तो, मैं विलन बना तो मुझे लोगों ने बोला कि आप विलन ही नहीं बनना चाहिए था। यू नो, लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो मेरी फैमिली, मेरे फादर का नाम, तो उनके जो फैंस हैं वो बोलते हैं यार विलन के रोल नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उनके लिए मेरे डैड तो बहुत बड़े हीरो बहुत हैं, बड़े। उनका बेटा फिल्मों में विलन, ऐसा हो गया। तो आ, वो, और फिर उसके बाद वो होता है ना एक इमेज, घबरा जाते हैं लोग। सड़क पे चलते हुए भी अगर देखे, अरे 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 बाप रे, ऐसे हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो इमेज ऐसा है, यू नो। और हमारी कंट्री में ज़्यादातर ऐसा है कि लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल। इंस्पिरेशन भी सर बहुत जल्दी लेते हैं, और नेगेटिव इंस्पिरेशन भी जल्दी ले लेते हैं। तो वो है एक, तो चलता रहता है। विलन्स को सुनना पड़ता है कभी, ऐसा कभी कोई बोला नहीं। अब जब अमरीश जी थे, इतने बड़े विलन थे, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं विलन से। सर ऐसा कौन सा रोल रहा है आपका अभी तक? मे बी शायद मल्टीपल रोल्स रहेंगे ऑफ कोर्स, बट सबसे ज़्यादा दिल के करीब जो रोल आपका रहा है अब तक, जो आपने किरदार जो निभाया है, वो कौन सा? ऑनेस्टली बोलूं, अभी तक ऐसा कोई रोल अभी आया नहीं मेरे पास। अच्छा। इतने रोल्स करने के बाद भी ये भी एक सच्चाई है कि कलाकार जिस दिन उसको लगा कि हाँ मैंने कर लिया, तो खत्म हो गया। समझे? वो प्यास जब तक अंदर रहेगी कि हाँ यार वो रोल आएगा 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 आएगा, जब तक कलाकार जिंदा है। जिस दिन कलाकार को लगा कि नहीं वो रोल अभी नहीं आया अभी। ऐसा सर कौन सा एक रोल है जिसको आप अभी मतलब सोचते हो कि मेरे को अगर ये ऑफर हो तो ये मैं रोल करना चाहूँगा डेफिनेटली, अगर होता है तो? मैं राजा महाराजा के रोल्स तो बहुत कर चुका हूँ जी। मैं ऐसे रोल्स करना चाहता हूँ जिसमें, हालांकि मेरी पर्सनालिटी और मेरी आवाज़ और ये अलाउ नहीं करती है, लेकिन मैं कॉमन तरह के रोल्स करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम जैसे लोग राजा महाराजा ऐसे दिख जाते हैं यार, लंबे चौड़े दिखते हैं ना, तो वो उस तरह का रोल करना चाहूँगा मैं। और रोमांटिक भी मैंने किया, चंद्रकांता जी। वो अभी तक याद है। सब ये आप लोगों की मम्मी को याद होगा, चंद्रकांता बहुत पॉपुलर हुआ था उस जमाने में। और सब एक्शन भी रोल्स किए हैं, तो लेकिन जो मन पसंद रोल है वो अपने आप ही आएगा। जैसे इरफान साहब ने किया था पान सिंह तोमर,
यू नो क्या रोल था और क्या किया था, यू नो जैसे मनोज बाजपेयी करते हैं, हाँ, जैसे फैमिली मैन या इस तरह की कोई चीज आए जो कि कॉमन हो, मतलब कॉमन मैन टाइप, वो मेरा ड्रीम है करना। मैं सिर्फ विलन के रोल्स करके सेटिस्फाइड नहीं हूँ। राइट, थोड़ा सा और चेंज। हाँ ज़रूरी है। चेंज से सर एक आगे का क्वेश्चन मुझे आपके उसमें याद आ रहा है, दैट बॉलीवुड में जो चेंज आया है फ्रॉम बिग स्क्रीन टू स्मॉल स्क्रीन OTT प्लेटफॉर्म्स, सो इसको किस तरीके से आप देखते हो, और आप कभी OTT पे आना चाहोगे कभी, कोई सीरीज़ या किसी में हम देखेंगे आपको कभी किसी सीरीज़ में इस तरीके से OTT पे? ज़रूर ज़रूर। एक्चुअली OTT ये पैंडमिक के बाद हुआ है ना, हम लोग सब घर में बैठे थे, एंटरटेनमेंट कोई था नहीं, सब बंद, सीरियल बंद, सब बंद, फिल्में पुरानी देख देख के, तो ये एक खुल गया प्लेटफॉर्म के OTT का, था पहले भी लेकिन एकदम पॉपुलर हो गया। बिल्कुल। तो बहुत हमें बहुत एंटरटेन किया उस टाइम में, बहुत टाइम पास करवाया है OTT ने। और फिर OTT में अभी तो खैर इतने सारे वो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं OTT के, जो कि और लेकिन हाँ ये बात भी मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गई, एक नई टीम, नया वो आ गया है बॉलीवुड में, कास्टिंग डायरेक्टर्स। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स OTT की कास्टिंग करते हैं या फिल्मों की करते हैं। तो फेवरेटिज्म की जो आप बात बोल रहे थे कि हमारे जो सीनियर एक्टर हैं, फेवरेटिज्म हो गया, वो कास्टिंग डायरेक्टर के 10 पसंदीदा लोग हैं, वो आपको हर OTT शो में नजर आएंगे, हर उसमें नजर आएंगे, और मतलब एक दो छोड़ के दूसरे OTT में वही एक्टर नजर आएगा, यू नो। ये फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो गई, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अपने हाथ में ले लिया है जब से। और डेफिनेटली करना चाहूँगा, मैंने एक की भी है OTT, वो आ जाएगी जल्दी, वो इट्स कॉल्ड इश्क नीति। इश्क नीति। इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ पॉलिटिशियन। ओके। बहुत अच्छा है, वो सब्जेक्ट है, और वो रेडी है, वो आ जाएगा कभी भी मेरे ख्याल से, वो विद इन दिस ईयर, या तो प्राइम पे, अमेजोन प्राइम पे, या किसी चैनल पे वो किया है मैंने। एंड आई एम रियली डेफिनेटली, मैंने कहा जैसे प्यास तो है ही, अगर यू नो कोई अच्छा किरदार मिले तो हम लोगों का तो काम है निभाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे आपको। डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन क्या है ना, मेरे फिर वही आ जाता प्रॉब्लम, मेरे जैसी पर्सनालिटी वालों को OTT पे इतना देख रहोगे नहीं आप। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, यू नो, तो हम लोगों की ओवर पावरिंग पर्सनालिटी है, वो कैसे है वो तो ऊपर वाला जाने, उसने बनाया है जैसा वैसे ही हम वो थोड़ी सर कुछ हम कर रहे अभी हैं। स्टूडियो में फील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं यार, वो तो खुद ही ऊपर वाले ने बनाया हमको ऐसा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं हो गए, रज़ा मुराद हो गए, किरण कुमार हो गए, ये हो गए, हम लोगों को बनाया ही ऊपर वाले ने ऐसा। बिल्कुल सर। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो वो जैसे राजकुमार जी थे ना, बहुत बड़े एक्टर थे, जानी, उनके पास कोई फिल्म गई जिसमें किसान का रोल था, तो वो करना चाहते थे किसान का रोल, तो बोले नहीं आप किसान नहीं लगते। उन्होंने कहा जानी, अगर हम किसान लगते तो एक्टर नहीं होते, है ना, एक्टर है हम यार, किसान ने क्या जरूरी है कि हम किसान लगेंगे, जरूरी नहीं ना। आप बिल्कुल जरूरी कास्ट नहीं करो, है। आप कास्ट करो, हर हर आप जैसे जैसे कास्टिंग करोगे वैसे रोल हम निभाएंगे। तो उन्होंने मदर इंडिया में किसान का रोल किया ही था, कितना अच्छा किया था। बिल्कुल। अब हमारे, हालांकि उनका टैलेंट का तो मुकाबला ही नहीं है, अमिताभ बच्चन जी, वो कितने सारे उन्होंने, किसान भी बने, सब बने, उन बने, नहीं नो डाउट उनका टैलेंट का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन करते ही है ना एक्सपेरिमेंट, तो हमारे साथ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लोगों को, थोड़ा बहुत करना चाहिए सर। और हम इस चीज़ को मिस भी करते हैं काफ़ी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दैट न्यू जनरेशन तो है ही, है ना, बट अगर आपके साथ में कुछ, आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक मिक्स सीरीज़ या एक मूवी ऐसी बननी चाहिए, कुछ लेजेंडरीज एक्टर्स और न्यू कमर्स को मिक्स करके अगर कोई डायरेक्टर बनाए, सो आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी इमोशनल एंड लेजेंडरी मूवी। लेजेंडरी, और वो क्या कहते हैं उसको, नॉस्टैल्जिक
अरे यार हाँ, ये सब पुराने पुराने एक्टर्स को देख के लोग खुश होंगे, यू नो, जो एक्टर्स उनकी ग्रोइंग अप का हिस्सा रहे हैं और देखा है। आई डेफिनेटली, इट्स अ वेरी गुड आइडिया यार, इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपकी जो जनरेशन है उसमें दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट रही है हमेशा, चाहे वो बचपन के दोस्त हों चाहे वो इंडस्ट्री के दोस्त हों। सो आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? दोस्ती एक ऐसी चीज है जो आप, ऐसा मजबूत रिश्ता है, सच्चा दोस्त, कि वो आप अपने किसी से भी, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ की कोई भी वो रिश्ता नहीं मुकाबला कर सकता। दोस्त अगर आपका बचपन का है तो आप उसके साथ नेचुरल जैसे आप हो वैसे रहोगे। और दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्ती एक दूसरे को कोई अगर मायूस है तो उसको खुश करना, अरे चल यार क्या है नो, बैक स्लैपिंग, वो एक दोस्ती। मेरे ज़्यादातर दोस्त जो है, देखो भाई, फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये बात तो मैं साफ बोल देता हूँ। अगर लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमारे एक्टर हमारे दोस्त हैं, वो एक्टर हमारे, कोई किसी का दोस्त नहीं है। अगर वो एक्टर को उस एक्टर का रोल मिल जाए तो अंदर से खुश होकर देगा, बेटा ऐसे बहुत कॉम्पिटिटिव है, समझे। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत मिनिमल है। बाहर ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। दिल्ली में मेरे ज़्यादा दोस्त दिल्ली में हैं, अच्छा, यू नो, जिनके साथ मैं, मेरी ट्यूनिंग है। तो मैं दिल्ली आता हूँ तो हम लोग, वी हैव अ ब्लास्ट। मुंबई में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है। मुंबई में सब अपने लगे रहते हैं कि यार क्या काम करना है, यार क्या है, यार कहीं से यार, बस उसी में लगे रहते हैं। एक रेस है, भाग रही है जिंदगी। दिल्ली में ज़्यादा, ये छोटे शहरों में, खैर दिल्ली तो छोटा नहीं है, या और दूसरे जैसे इंदौर है या जयपुर है, इन सब शहरों में दोस्ती के मायने कुछ और हैं। हमारे मुंबई में दोस्ती के मायने हैं कि भाई ये आदमी क्या काम ला सकता है और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ, वो है। मुंबई में दोस्ती वोस्ती नहीं है। अभी सर जैसे आपने बोला ना कि इंडस्ट्री के अंदर में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता, तो अभी रिसेंटली सब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं। अभी रिसेंटली सर कपिल शर्मा शो में कार्तिक आर्यन आए थे और उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग दोस्ती कि आपके इंडस्ट्री में फ्रेंड्स कौन से हैं। तो उनका भी सेम चीज़ थी। उन्होंने बोले देखो मैं अगेन एक छोटे से शहर से आया हूँ और मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं यहाँ पे दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे बचपन के 5-7 दोस्त हैं, वही हैं। यहाँ मैं सबसे प्रोफेशनल रिलेशन रखता हूँ। सेट पे जाता हूँ, काम करते हैं, अच्छी चीज़ बातचीत होती है, सब कुछ सही है, बट वो वहीं तक ही है। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं इस जनरेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करते हैं। समझ जाता है इंसान, वहाँ जाके समझ जाता है। अगर थोड़ा आँख खोल के इंसान देखे तो समझ जाता है कि हाँ भाई दोस्ती वोस्ती ये नहीं करना, क्योंकि वो सामने वाला भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप सामने वो दोस्ती ज़्यादा घुसोगे तो वो सामने वाला भी बोलेगा अरे यार ये कहाँ से आए, भगाओ, ऐसा हो है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर आज इतना जब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतनी मूवीज़ सब कुछ करा है, उसके बाद में आज अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि इतना मैंने जो सब चीज़ अचीव करी है, तो कैसा फील होता है सर उसको देख के? सबसे पहली बात तो बॉस, मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। मेरे को बहुत कुछ, वो शेर है ना इकबाल का कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा। शाही एक वो होता है परिंदा, जो क्या बोलते, बाज। तू शाही है परवाज है, उड़ना है काम तेरा, अभी तेरे आगे आसमां और भी। बहुत लंबा सफर है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत हासिल करना है, एटलीस्ट कोशिश तो करना है। मिले नहीं मिले वो तो ऊपर वाले के हाथ में, नसीब का खेल है सब कुछ। ये दुनिया जो है ना, तकदीर और तदबीर, तकदीर तो ये है, तदबीर यानी जो आपका एक्शन है, वो तकदीर और तदबीर को का मिला जुला मिश्रण है, समझे। वो बैलेंस चाहिए। आपकी तदबीर आप कर रहे हो तो तकदीर अगर साथ नहीं दे रही है तो वो गई। अगर तकदीर आपकी धनी है तो आप तदबीर इतनी ज्यादा नहीं भी कर रहे हो तो ऊपर, ऐसा है। तो तकदीर और तदबीर का चक्कर है।
सर आपको लगता है कि जो एक्टर्स हैं उन कहीं ना कहीं किस्मत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी एक्टर्स को ऊपर उठाने में? बहुत यार, किस्मत के बगैर तो कुछ नहीं। मैं तो आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। हम्म। सब, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं जो एथिस्ट हैं। आई एम नॉट एन एथिस्ट। हम्म। मैं मानता हूँ कि ऊपर है, अल्लाह है, बिल्कुल। ईश्वर है, कोई ना कोई है ऊपर, जो चला रहा है। नहीं तो आप देखोगे ये चक्कर कैसे चल रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है कि अपने आप ही चल जाए। बिल्कुल। कहाँ से ये पौधे, ये कुछ ना कुछ तो होगा। देयर इज सम मिस्ट्री। हाँ, वो मिस्ट्री है इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर है, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर है। बहुत सारे एथिस्ट ऐसे होते हैं, बोलते हैं अरे कुछ नहीं, तकदीर वकदीर जो करो वो ही है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि तकदीर का होना, साथ देना बहुत जरूरी है, तदबीर के साथ साथ, विद एक्शन, डेस्टिनी। सर इतने यंग एक्टर्स जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे एक्टर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक लेजेंडरी एक्टर की क्या सीख या क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको ओ कि? अच्छा, एक्टर्स को बिल्कुल। मैं क्या बोलना चाहूंगा? यस सर, बिकॉज अरे भाई, एक्टिंग। एक्सपीरियंस सर जो आपको है, इतने चीज़ें जो आपने ड्रास्टिकली चेंज देखी इनटू द इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, सब कुछ में आजकल बहुत सारी चीज़ें सर फास्ट हो गई हैं। बट पहले आप लोगों ने वो चीज़ देखी है कि एक एक चीज़ आपके सामने हो रही होती थी, तो वो एक एक्सपीरियंस है सर। नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फिल्म मेकिंग का एक लेवल अलग हो गया, ग्राफिक्स अलग हो गए, स्पेशल इफेक्ट्स अलग हो गए, एंटरटेनमेंट कम हो गया, लेकिन ज़्यादातर गिमिक्स में ज़्यादा आजकल होने लगा। अब आपको फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, गिमिक्स मिलेंगे ज़्यादा, एक्शन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो जैसे वो सीरीज है, कौन सी पॉपुलर सीरीज है अपनी, बहुत सारी जो बनती है यार, थानोस वानोस है जिसमें, एवेंजर्स। एवेंजर्स। एवेंजर्स, उस तरह की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं अब। टेक्नोलॉजी, सुपर हीरो, सुपर बीइंग्स, रियलिटी से हटके। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, अभी ये पता नहीं क्या करेगा। यू नो ये तो सब पूरा आई थिंक पता एक्टर्स ही क्रिएट हो जाएंगे नए अरे पता नहीं मूवी क्या के। होने वाला है। इंसान को तो क्रिएट नहीं कर सकता हो, लेकिन राइट। जो भी है। तो मैं ये कहता हूँ, जो नए एक्टर्स जो बनना चाहते हैं, ये पूछा आपने, हम्म। कि भैया एक्टिंग करना कोई आसान काम है नहीं। ये एक साधना है। अपने आप को आपको झोंक देना पड़ेगा उस भट्टी में, समझे? जब उस भट्टी में आप अपने आप को झोंकोगे और ट्रेन होके, ऐसा नहीं कि आपके अंदर ऐसा टैलेंट आपको समझ में आए कि आपके अंदर टैलेंट है तभी करो। हम्म। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो स्टार बन जाऊंगा, मत करना, वो गड़बड़ है। और आजकल तो क्योंकि एक्टिंग क्राफ्ट है, हम्म। तो लोगों ने उसको डेफिनेटली, आप जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स, यानी एक्टिंग स्कूल्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो बुक्स हैं ये सब पढ़ के सीखे, स्टैनिस्लावस्की है और ये वो, इन सब की मेथड देखें, क्या मेथड्स हैं, हम्म। अपने आप को तैयार करके आप लाओ कि भाई हाँ ये चीज़ है, और ट्रेनिंग करके लाओ। आजकल तो गूगल पे सब ट्रेनिंग, सारी एक्टर्स ट्रेनिंग, सब कुछ मौजूद है, सब इजी है। तो कोशिश करो कि जितना आप अपने आप को ट्रेन करके लाओगे उतना बेटर है। और ये सिर्फ सिक्स पैक बनाने से एक्टर नहीं बनते। वो एक एक्टर बनने के बाद इंसान कुछ करना चाहता है कि नया कुछ, तो वो बना ले, बात अलग है। लेकिन एक्टिंग पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर वो पेशेंस और वो परसिवियरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और हम्म, सबसे अच्छा, एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप करो, और एजुकेट योरसेल्फ, दैट इज़ अ मस्ट। हम्म। एजुकेशन के बगैर आज कुछ, पहले के ज़माने में था कि एक्टर पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अब मेरा मानना है, पर्सनल, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि एक्टर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। इसके दो रीज़न है। एक तो एजुकेशन से उसका एक
विजन का वो एक्सपैंड होता है। राइट। दूसरा, अगर नहीं चले तो समथिंग टू फॉल बैक ऑन, यू नो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ो पढ़ो उसके बाद आओ। अब ऐसा मत सोच के हो गया चल बम्बई में, तो अब ऐसा नहीं होता बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। सर। 90s के जितने लेजेंडरी एक्टर्स, 90 से पहले के भी है ना, इनफैक्ट कहीं ना कहीं सर हम ऑन स्क्रीन नहीं देख रहे उनको। बहुत ऐसे प्रोमिनेंट फेसेस हैं जिन्होंने एक बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने टाइम की, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहे हैं आज की डेट में सिनेमा से। उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? यार यही मैंने कहा ना कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं इनके कुछ फेवरेट्स हो गए हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं, जो पुराने एक्टर्स हैं ना, जिन लोगों ने इतना काम किया 90s में, इतना कंट्रीब्यूट किया है बॉलीवुड टेलीविजन में, वॉट एवर लिटिल पॉसिबल वे, और इतना मतलब एंटरटेन किया है, ओवर एक्सपोज्ड बोलते हैं, विच इज रॉन्ग। ओवर एक्सपोज आप जिन एक्टर्स को कास्ट कर रहे हो हर दूसरे ओटीटी में, वो ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है। वो कई एक्टर्स तो ऐसे आ जाते हैं सामने, आप उनको देखना नहीं चाहते हो रोल में, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल होता है ऐसा, एक एक्टर वो कर रहा है, अब इतना वर्सेटाइल तो कोई एक्टर नहीं है। और आजकल के जो नए एक्टर्स, और ये जो नया जो है ना ये क्रॉप, ये कास्टिंग डायरेक्टर, ये एक्टर्स जो आए हैं आजकल के, ये सब अपने आप को दिलीप कुमार से कम नहीं समझते। ये समझते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं, हम, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो वो कहीं कहीं थोड़ा सा एक्टिंग में भी नजर आ जाता है, वो सिंप्लिसिटी चली गई, यू नो। तो हम जैसे जो एक्टर्स हैं उनको ओवर एक्सपोज करके कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे मेरे जनरेशन के पूरा एक्टर्स हैं जो 90s के, जिनको आप देखना चाहते हो लेकिन दिख नहीं रहे। सर कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे पहले के जो एक्टर्स, उन्होंने बहुत कम अमाउंट से अपनी लाइफ की अपनी वर्किंग की शुरुआत करी थी। हाँ, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने 2,500 रुपये 800 रुपये हाँ, से अपनी लाइफ की शुरुआत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए वो हाँ, आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं। हाँ, और आज के जो एक्टर्स हैं उनको पहली मूवी से ही एक अच्छा खासा पेचेक मिलता है, तो ज़्यादा अमाउंट मिलना और बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं काफ़ी लोग? अरे सक्सेस डाइजेस्ट करना तो बहुत बड़ा आर्ट है भैया। सक्सेस डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। आदमी यूं भटक जाता है, ऐसे चलते 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 भटक जाता है। सक्सेस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, तो उसको बर्दाश्त करना। और पैसे का ऐसा है कि पहले के एक्टर्स ने कम में शुरुआत की थी, लेकिन उस टाइम पैसे की वैल्यू उतनी थी ना, ये जो अभी मिल रहा है, अभी इन लोगों को अगर इतना मिल रहा है, इनके खर्चे भी उतने ही हैं, यू नो। राइट। वो एक्टर से इनका पहले पैसा उड़ जाता है, यू नो। वो चेंज हो गई है, पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई है। पुराने एक्टर्स जो है उन लोगों ने बहुत माल बना के रखा है भाई, सब सेट है। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग सब सेट है, वो मस्त माल वाल बना के, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, वो बात है। और नए एक्टर्स जो हैं उन लोग प्राइस चार्ज करते, कॉर्पोरेट के आने की वजह से पूरा जो गेम चेंज हुआ है कि फिल्म बिजनेस अब वो हो गया है, सिर्फ शो बिजनेस नहीं, शो नहीं, वो पैसा बनाने की मशीन हो गया। क्रिएटिविटी हैज टेकन अ बैक सीट। वो ये कोशिश करते हैं कि भाई क्या आ सकता है, रिकवरी देखो, कैलकुलेशन से पहले ही ऑन द ऑन द टेबल हो टेबल ये जाती है सारे पूरी। कुछ हो जाते हैं। अब ये साउथ इंडियन सिनेमा के बारे में मैं कहना चाहूँगा, अभी तक इतनी अच्छी अच्छी फिल्में वो बनाते हैं, आप उनके ओटीटी पे जो फिल्में आती है वो देखो यार, वो क्या सब्जेक्ट्स है, क्या परफॉर्मेंसेस है। केरला की, मलयालम फिल्म, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म का जो ग्रैंडनेस है, हाँ, और वो जो फिल्में जो अभी तक भारतीयता से जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी फिल्में जो हैं वो भारतीयता से जुड़ी हुई हैं, अभी तक उन फिल्मों में से मिट्टी की खुशबू आती है, यू नो। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसीलिए साउथ का सिनेमा जो है फ्लरिश कर रहा है।
अभी सर कुछ टाइम पहले हमने अदिति गोविंदकर मैम के साथ में पॉडकास्ट शूट किया था, तो शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि साउथ का जो सिनेमा, जो पूरी मूवीज़ जो वहाँ बन रही हैं, जो बनती हैं, बोले वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पे फोकस करते हैं बहुत रादर देन अदर थिंग्स। नहीं, उनका डिसिप्लिन ही अलग है यार। उन लोगों का डिसिप्लिन ऐसा है खतरनाक। मतलब मैंने भी की है 1-2 साउथ की फिल्में, ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि हम जैसे लोगों को नहीं मिलती साउथ की फिल्में। तो वो क्या करते हैं, सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो 6 बजे आपके पास फोन आ जाता है, सर कार रेडी, चलो जाओ। डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, बहुत वो उससे काम करते हैं, क्या कहते हैं, बहुत शिद्दत। पैशन, शिद्दत के साथ काम करते हैं। वो थोड़ा सा बॉलीवुड में भी है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड में नहीं, बिल्कुल। बॉलीवुड में भी है, सीरियसनेस है ही। सिनेमा इज अ सीरियस जॉब बॉस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई बन गए ऐसा हो गया। बहुत बहुत मेहनत लगती है, सोच लगती है। बड़े अच्छे अच्छे मेकर्स भी हैं हमारे पास। संजय लीला भंसाली साहब हैं, बिल्कुल। और इतने पहले भी थे, सुभाष घई साहब थे, इतने बड़े बड़े मेकर्स हमारे। क्या क्या फिल्में बनी है, क्या क्या, मतलब मेरे हिसाब से तो हॉलीवुड से ज्यादा एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ हमारे फिल्मों में है। हमारी फिल्में जो बनती थी उसमें गाना वाना, म्यूजिकल्स तो वहाँ बनते ही नहीं। सारे म्यूजिकल्स, यहाँ का म्यूजिक देखो कहाँ से कहाँ गया है, क्या म्यूजिक है, वाह वाह वाह। मतलब गाने, अभी आजकल के गाने तो कुछ नहीं बॉस, पुराने सर, पुराने अरे के टाइम हमारी बिल्कुल, जनरेशन के बिल्कुल। गाने सुनोगे तो वही सुनते रहोगे। सर आज भी अंताक्षरी अगर हम लोग फ्रेंड्स में भी खेलते हैं हाँ तो वो पुराने गाने ही सबसे पहले आते हैं। हाँ, आजकल का तो एक गाना मेरे से पूछो तो मेरे को याद नहीं है। पुराने किशोर के, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, इनके पूछो तो सब याद है, पूरे पूरे याद है म्यूजिक के साथ। आजकल के गानों में वो दम नहीं है। सर अभी तक जो जितना आपने रोल्स किए उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल आपको कौन सा लगा? एवरी रोल इज अ चैलेंज बॉस, एवरी रोल इज अ चैलेंज। मेरा सबसे बड़ा, सबसे चैलेंजिंग रोल था हैदर अली, माय फर्स्ट। हैदर अली। उसमें मेरा रोल का रेंज था 17 साल का, 16 साल के बच्चे से लेके 60 में उसकी डेथ हो गई थी, तो पूरा रेंज था, ग्राफ था। वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। और वो लगता है हिस्टोरिकल, बड़ी मेहनत लगती है यार। वो तो कॉस्ट्यूम पहन के आपको पहले बांध देते वो लोग, बोले आप ये हिल नहीं सकते हो, फिर घोड़ा दे देते, बोले चढ़ जाओ घोड़े पे। तो बहुत डिफिकल्ट वो रोल था मेरे लिए। फिर उसके बाद तो मुझे आदत हो गई हिस्टोरिकल करने की, लेकिन मेरे लिए अभी तक सबसे चैलेंजिंग रोल जो है वही टीपू सुल्तान का हैदर अली ही रहा, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली एंड मेंटली। और क्या सर नए वेंचर्स में आप, लाइक एज एन एक्टर आप एक्टिंग करी आपने सारी चीज़ें, बट अगर बिजनेस आप करते तो किस वेंचर में जाना पसंद करते, क्या करना पसंद अरे करते? यार बिजनेस करना, हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग को नहीं आता बिजनेस करना। कलाकारों को बिजनेस करना आता नहीं है। कोई किसी भी एक्टर से पूछ लो भाई क्या बिजनेस, बोलेगा सर बट सर आज के जो आज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा करना पहले चाहिए, भी, हाँ 90s करना मतलब चाहिए। लेट 2000 में भी जो कुछ एक्टर्स हैं उन्होंने हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स बाहर भी करे कि भाई कल को अगर एक्टिंग वाला पार्ट नहीं नहीं, में वो तो सभी कुछ, करके रखते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, अपना, यू नो। इन्वेस्टमेंट्स, हाँ वो हाँ तो करना बिल्कुल। ही पड़ता है यार, वो तो जरूरी है। वो नहीं करेंगे, बीवी ने घर से निकाल दिया तो क्या करोगे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। अ, सर एक हमारी ऑडियंस के लिए कुछ आप फेमस आपके कुछ डायलॉग्स या कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। वो ग्रेट मराठा का एक डायलॉग था जिसमें मैं इरफान साहब को ही बोलता हूँ। हमारा कुछ कॉन्फ्रंटेशन होता है तो मैं उसमें बोलता हूँ कि रणभूमि में शत्रुओं का वध करके अपने लहू से अपने माथे पर तिलक करना तो हमारे पुरखों की परंपरा है। भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि एक सच्चा मराठा मैदान जंग से मर कर हटा या मार कर हटा, शत्रुओं को कभी अपनी पीठ नहीं दिखलाई। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। एंड इससे हम इस पॉडकास्ट की एंडिंग करते हैं सर, है ना? और एक ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे? हाँ, ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई
आप सबसे यही विनती है कि आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी से छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए, खुश रहिए और भाईचारे के साथ रहिए, सब मिल के रहिए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यार से रहिए, सारे धर्म सब कुछ एक ही है, सब रास्ता सब ऊपर ही जाना है। रास्ता कोई ऐसा नहीं है कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सब ऊपर जाने वाले हैं। तो सबको एक साथ लेके, उसकी श्रद्धा हो, उसकी श्रद्धा हो, मेरी श्रद्धा हो, सबको इंक्लूसिवनेस बोलते हैं इसको। दुनिया इतनी फैल गई है, अब तो खैर दुनिया इतनी छोटी हो गई, सिमट गई है, तो इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को टॉलरेट कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और बस खुश रहिए और ईमानदारी से काम करते जाइए। देश के लिए ज़रूर सोचिए, अपने देश को आपको आपके देश ने क्या दिया है ये मत सोचिए, आपने अपने देश को क्या दिया ये सोचिए। और गॉड ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेजेंडरी एपिसोड। और इस ऐसे और लेजेंडरी एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस वाज शाहबाज खान सर, ओनली ऑन जस्ट बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑडियंस। जय हिंद, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, सब जय 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 जय।